This conference will now be recorded. ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये सब कुछ जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये वेबिनार टूल के अलावा ये पूरा का पूरा बोर्ड वर्क आपको दिखेगा। ये क्लास के रूप, ये वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी पूरा आपको हमेशा के लिए एक्सेसिबल रहेगा। सो जस्ट इन केस कभी आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो और आप कहीं अटक जाए और आपको लगे कि यार ये मैं कैसे अटक सकता हूँ, ये तो मैंने क्लास में सॉल्व कर लिया था, सर ने पता नहीं क्या तो बोला था क्लास में, उस टाइम पे ध्यान नहीं, उस टाइम पे समझ में आ गया था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप एक्चुअली टाइम ट्रेवल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और वापस जाकर आप उसी पॉइंट पर रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके उस पॉइंट पे पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर स्पेशल फीचर्स एंड just now Pranshu has also joined us. Hello Pranshu. सर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे कहाँ? ये जब आप एनरोल कर लेते हैं ना हमें, तो आपका एक पोर्टल बनता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तो आप जब भी लॉग इन करते हैं तो आपको वो पेज दिखता है, उससे आप दूसरा इधर उधर, वैसे ही आपका एक अकाउंट बनता है, एक पोर्टल बनता है, वहां पर आपको सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं। ये पीडीएफ, ये वीडियो, सारा प्रैक्टिस मटेरियल और अदर हेल्पफुल लेक्चर्स, अदर वीडियोस एक्सेट्रा, सब कुछ वहां पे मिलता है। टेस्ट भी वहीं पर मिलते हैं आपको, राइट? अच्छा, बिफोर आई वांट टू स्टार्ट दिस द कंटेंट ऑफ द क्लास, बहुत ही यूनिक टॉपिक मैंने आज चुना है। मैंने सोचा कि ऐसे मैं सिंपल इक्वेशन, रेशियो, परसेंट, एवरेज, टाइम स्पीड, ऐसा कुछ शुरू कर दूं। उसमें तो बिल्कुल नॉर्मल क्लास वाली फीलिंग आएगी कि चल रहा है, आप नोट कर रहे हो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर रहे हो। मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ वो बताने की कोशिश करता हूँ जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। मैंने जो चीजें रिसर्च से सीखी हैं, वो चीजें जो किताब में नहीं है, वेबसाइट्स पे आपको, यूट्यूब पे इधर उधर नहीं मिलेंगी, या कहीं अगर धोखे धड़ा के कहीं हो भी तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ फॉर्मल नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। मैं इसे पावर ऑफ ऑप्शंस कहता हूँ, कोई इसे कुछ कहेगा, कोई इसे कुछ कहेगा। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्लासेस या रिगार्डिंग आवर इंटायर मॉडल ऑफ पेडागोजी एंड स्टडिंग, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पहले पूछ लें और उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर आपके दिमाग में है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सवाल रह जाता है तो क्लास के बीच में आपको परेशान करता रहता है कि यार अभी तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं बाद में ऐसा कैसे, ये वो कुछ भी है, बिल्कुल कैंडिडली आप शेयर करिए, उसको डाउट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। या फिर अभी क्लास शुरू करते हैं, आखिरी के 5 7 10 मिनट में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो जैसा आप बोलो वैसा हम कर लेंगे। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू नो हाउ टू यूज योर चैट बॉक्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं जो सिर्फ मेरे पास आए या फिर पूरी क्लास को दिखे। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने आंसर लिखा अपना, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, आपका आंसर आया 23, तो आपने 23 लिख के दे दिया। पूरी क्लास को दिख सकता है या सिर्फ मुझे भी दिख सकता है, आपका चॉइस है। तो क्या कहते हो आप लोग, शुरू करें क्लास या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं? स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करें, शुरू करें? यस सर। ओके, अदर पीपल? ओके, ठीक है। सर तो सर यस दिव्यराज, टेल मी। सर मैं ये बोल रहा था, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है ना अपने, यस 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 यस। तो सर थोड़ा सा बेसिक आप बता दीजिए ना केट के बारे में। कैट के बारे में? हाँ अच्छा, सर। ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ कैट के बारे में। हाँ बेसिक सर। कैट यस मतलब सर। कैट द एग्जाम, ओके, नॉट द एमबीए एंड स्कोप। एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, प्लीज मेक इट अ पॉइंट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ओनली व्हेन यू हैव अ डाउट तभी अपने आप को अनम्यूट करें। ऑल द टाइम अगर आप अपने आप को अनम्यूट रखेंगे तो किसी के बैकग्राउंड में कुछ भी आवाज आती है। कभी कभी नेटवर्क ऐसा होता है कि आपका बैकग्राउंड शांत भी है तब भी कुछ डिस्टरबेंस वो रिकॉर्ड करता है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सारे लोग अपने आप को प्लीज अनम्यूट रखें, सॉरी म्यूट रखें। और जब भी आपको पूछना हो तो बस तुरंत टच करके माइक का बटन, और आप बोल दें या फिर लिख के भी दे सकते हैं।
चलिए मैं जल्दी से बताता हूँ। कैट का जो एग्जाम है 3 घंटे का होता है और 3 सेक्शंस होते हैं। 1 घंटा सब में टाइम लिमिट होती है। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है टाइमर अपने आप शुरू हो जाता है। आपके ऊपर नहीं है कि आप जब अपने आराम से जब चाहे तब सेक्शन को स्टार्ट करें। अपने आप एग्जाम स्टार्ट होता है। 1 घंटे सबसे पहले BARC का सेक्शन चलता है, फिर LRDI का सेक्शन चलता है 1 घंटे, और फिर QA का सेक्शन चलता है 1 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 34, 32 एंड अगेन 34, सो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं भी होते हैं। जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो आपको मालूम है, ये हो गया क्वेश्चन और उसके बाद 4 ऑप्शन या कभी कभी 5 ऑप्शंस होते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। पॉजिटिव मतलब सही करेंगे तो +3 और नेगेटिव मार्किंग -1 की। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑप्शन ही नहीं होते। वैसा क्वेश्चन लिखा होता है और उसके बाद एक बॉक्स बना होता है। इनका नाम फेमस किया गया है एज टीटा क्वेश्चन, टाइप इन दी आंसर। इन क्वेश्चंस की खास बात यह होती है कि इनका आंसर हमेशा एक नंबर होता है, नंबर। भले ही ये वर्बल के सेक्शन का क्वेश्चन, इनका आंसर हमेशा एक नंबर होगा। ओके, तो XYZ या कोई वर्ड या कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हमेशा एक नंबर होगा। ऑलराइट, तो करीब तो सर 25% क्वेश्चन पूरे एग्जाम के। सॉरी, एक सेकंड। सर सर को क्लास स्टार्ट हाँ कीजिए प्रांशु, करीब क्या? सॉरी, सर, क्लास स्टार्ट कीजिए तो। अरे किसी ने कुछ पूछा है तो वो तो बता दो। मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ, बस 2 मिनट। किसी ने कुछ पूछा है तो वो तो बताना फर्ज बनता है ना। आई होप कि आपको ये पता है, ओके लेकिन सर, किसी को अगर नहीं पता है, वो जानना चाहते हैं तो बताना चाहिए ना। ओके सर, चलिए, ओके। तो 25% तो सर 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 क्वेश्चंस सर एक पूरे। क्वेश्चन होता है सर, एक क्वेश्चन होता है। तो सर ये प्रिपरेशन जो हो रहा है क्या 2020 के लिए हो रहा है, 21 के लिए हो रहा है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है प्रांशु, बाकी सबकी आवाज काफी क्लियर आ रही है। सर ये जो प्रिपरेशन हो फिर रहा से है वो बोलिए। क्या 20, सर ये प्रिपरेशन जो हो रहा है वो क्या 2020 के लिए हो रहा है, 21 के लिए हो रहा है? 2020 के लिए हो रहा है ये। कैट यस सर। 2020 के लिए हो रहा है। 21 अभी कहाँ? ओके सर, 21 वाले ओके सर। बच्चे अलग एनरोल करते हैं, उन लोगों की क्लासेस इतनी ऑफन नहीं लगती हैं, और अगस्त के पहले हम उन लोगों का एनरोलमेंट नहीं लेते। अभी हमारे पास आ रहे हैं कुछ लोग जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, और वो चाहते हैं 2021 के लिए, तो हम उनको कहते हैं कि अभी वेट करो, सितंबर से शुरू करेंगे। तो अभी सिर्फ कैट 2020 के लिए, दिस इज द आइडियल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ, तो दिव्यराज जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो 25% क्वेश्चन, करीब 24-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 100 में से, जो इस टाइप के होते हैं, टीटा क्वेश्चन टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तीनों में होते हैं, करीब 8-8, 9-9 क्वेश्चन तीनों में होते हैं ऐसे, जिनमें आंसर आपको भरना पड़ता है। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है कि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर आप डाउटफुल भी हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, पिछले कई सालों से यही ऑर्डर ऑफ द ऑप्शंस चल रहा है। तो VARC का 1 घंटा है। जैसे ये 1 घंटा खत्म होता है, भले ही आप क्वेश्चन नंबर 10 पे थे या पूरे 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, जैसे ही 1 घंटा फिनिश होता है, पहला क्वेश्चन LRDI का चालू हो जाता है और काउंटडाउन चालू हो जाता है LRDI का। वैसे ही LRDI जैसे ही खत्म होता है, बिल्कुल 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं मिलता है, और QA का भी सेक्शन चालू हो जाता है। एक आपको स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, स्क्रीन कैलकुलेटर, जिसमें आप कीबोर्ड से नंबर्स एंटर नहीं कर सकते। आपको वर्चुअल कीबोर्ड यानी कि माउस को यूज करके ही नंबर्स एंटर करने होते हैं। और मैं काफी डिस्करेज करता हूं लोगों को कि उसको जितना हो सके ना यूज करें, अनलेस कि यू फाइंड देयर इज अ क्वेश्चन जो जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि कैलकुलेटर यूज करना ही पड़े। व्हाट आई मीन टू से इज कि डोंट मिस यूज द कैलकुलेटर। जस्ट बिकॉज यू हैव अ कैलकुलेटर, तो 60 + 50 + 25 ये कैलकुलेटर से ना करिए, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी डिफिकल्टी लेवल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बहुत ही सब्जेक्टिव बातें हैं। किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट है, किसी के लिए कुछ इजी है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज QA और DI
यानी कि जनरली लोग जिसे मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा यूज होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम मैंने रखा है सेक्शन इसका, द पावर ऑफ ऑप्शंस। तो जो ऑप्शंस होते हैं आपको क्वेश्चन में, उसके ऊपर हम कुछ काम करने जाते हैं। तो पहले 15-20 मिनट आई विल टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, और उसके बाद हम एक्चुअल कैट और जीमैट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जीमैट भी कैट जैसा एक एग्जाम, आई होप यू नो, तो उनके आए हुए कुछ क्वेश्चंस जिनके ऑप्शंस होते हैं, और उन सब क्वेश्चंस को डील करेंगे। अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आंसर सबका निकालेंगे। ओके, तो चलिए, पहला जो मैं आपसे क्वेरी पूछना चाहता हूँ वो ये है कि एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपए का नोट है, टॉफी की दुकान में गया और उसने 6 टॉफीज खरीदी। हर टॉफी 50 पैसे की है। ओके, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे, बहुत ही आसान, कि उसको दुकानदार कितना चेंज वापस करेगा। वो 10 का नोट दिया, 6 टॉफी खरीदी, 50 पैसा हर टॉफी का कॉस्ट है, तो उसे कितना चेंज मिलेगा? 7 7 रुपए, परफेक्ट। 7 रुपए उसे चेंज मिलेगा, करेक्ट। आई होप कि चलो, प्रांशु ने बोला, बाकी लोगों ने बोला नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि सबको ये मालूम है कि 7 रुपए आंसर होगा। अच्छा, अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि इतनी जल्दी। अगर उस बच्चे के पास X रुपए का नोट होता, Y टॉफी खरीदता, Z पैसा ईच होता, तो XYZ के टर्म्स में उसे चेंज कितना रुपया वापस मिलता? बिना कुछ लिखे, जल्दी से जल्दी, जितना दिमाग में आपके जितनी जल्दी बन गया आंसर, वैसे बताइए। Z minus Y, X माइनस X minus Y. YZ। Hmm. ओके ओके, X minus Y. X माइनस Y सिर्फ? ओके, और कोई आंसर किसी का? प्रियंका, दिव्यराज, अभी? तो चलिए, अलग लिखता हूँ मैं। प्रियंका, दिव्यराज और अभी, आप में से कोई आंसर बोलना चाहेगा? कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा। डू नॉट हेजिटेट, कीप इट इंटरैक्टिव। नो। आंसर नहीं आया? चलिए, कोई बात। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर, अगर जैसे 50 लोगों की क्लास है, तो जो भी लोग आंसर देते हैं, मेजॉरिटी में क्या आंसर मुझे मिलता है, और मैंने, प्रांशु की आवाज एक्चुअली कम आ रही है, तो मैंने यही सुना था, X माइनस वाई जेड। जनरली लोगों का ये आंसर होता है, X माइनस वाई जेड। जनरली, जनरली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उन्होंने यही किया होता है। पिछली बार यही किया था, 10 रुपए में से 6 × 50 का जो भी प्रोडक्ट था माइनस कर दिया, तो 7 रुपया बन गया। अब मेरा कहना यह है कि अगर ये मेरा आंसर है, तो फिर तो x की जगह 10, y की जगह 6 और z की जगह 50 रखने पर ये मुझे 7 देना चाहिए। दे रहा है क्या? अच्छा, जैसे प्रांशु ने आंसर दिया था x माइनस वाई, उस हिसाब से 10 माइनस 6 रखने पे आंसर मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मिल रहा है क्या? ना इससे मिल रहा है, ना इससे मिल रहा है। अभी ने इन बिटवीन आंसर लिख कर मुझे दिया है, और सही दिया है, सही दिया है। तो मैं उस पर भी आता हूँ। तो द थिंग इज कि देखो, अगर आप जब अलजेब्रा में करते हो, गाइस प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखिए, जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट करिए, क्योंकि फिर बैकग्राउंड आवाजें आती हैं। ओके, मेरा कहना यह है कि जब अलजेब्रा पिक्चर में आ जाता है,
तो क्या होता है, सबकॉन्शियसली हम हड़बड़ा जाते हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर को मैनेज करने में चला जाता है, और कुछ चीजें जो दिमाग अपने आप करता है सबकॉन्शियस लेवल पर, वो चीजें होनी रह जाती हैं। जैसे कि जब आपको 10 रुपए का नोट, 6 टॉफी, 50 पैसा बोला गया था, तो दिमाग ने अपने आप 6 टॉफी और 50 पैसे को मल्टीप्लाई करके 3 रुपया बनाया। आई डोंट थिंक कि किसी ने ऐसे किया कि 6 × 50 300 होगा, फिर वो 3 रुपया, आपके दिमाग में सीधे 3 रुपया आया होगा। लेकिन जब एक्स वाई जी आ गया, तो वो अपने आप जो काम होता था वो खत्म हो गया, आपके दिमाग में सिर्फ एक्स माइनस वाई जेड रह गया। हाँ चलो, अभी ने आंसर सही दिया। तो अगर आपका ऐसा कोई आंसर आ भी जाए, तो आप अपनी तरफ से नंबर्स डाल के उसे चेक कर लें। चलिए अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हर ऑप्शन में एक्स माइनस वाई जेड हो रहा है। ये एक रियल क्वेश्चन है जो जीमैट जैसे एग्जाम में आया हुआ है, और आप देखोगे कि हर ऑप्शन में एक्स माइनस वाई जेड तो हो ही रहा है। सर कैट का पढ़ा रहे हैं कि जीमेट का पढ़ा रहे हैं? प्रभु, हम कैट का ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जीमैट में आए हों या कुछ कहीं पर भी आए हों, ऐसा तो है नहीं कि इसका क्वेश्चन उसमें नहीं आ सकता। देयर आर मेनी क्वेश्चंस। हम कैट का ही पढ़ा रहे हैं और आपकी कैट की तैयारी हो। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कैट और जीमैट दोनों का जो सिलेबस है वो सेम होता है। चलिए, प्रांशु शायद नाराज होकर चले गए कि जीमैट का उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन तैयारी कैट की ही हो रही है। चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मेरा आइडिया ये था कि अगर आप ऑप्शंस देखें, देखिए पेशेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। आप तुरंत रिजल्ट्स के ऊपर नहीं कूद सकते। जैसे अभी प्रांशु जी जो थे, वो काफी इम्पेशेंटली कि क्लास जल्दी शुरू हो, तुरंत कैट के क्वेश्चन आ जाएं, तुरंत उनको मार्क्स आ जाएं। एक पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू। मैंने खुद कैट लिखा, एमबीए किया, उसके बाद 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने कम से कम इतना तो सीखा है, पेशेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू, एंड यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। चलिए, एनीवे, तो अगर आप ऑप्शंस देखें, एक्स माइनस वाई जेड हर एक में हो रहा है। अब आपका जो भी ऑप्शन आया होगा, वो इनमें से कोई होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरा कहना बस ये है कि पहली बात तो, अगर आपने सारे ऑप्शंस को पहले देखा होता, मैं जानता हूं कि मैंने इस क्वेश्चन में डेलिबरेटली ऑप्शन नहीं दिए, बाद में दिए, लेकिन अगर ऑप्शन दिए भी होते, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। वो ऑप्शंस नहीं देखते, वो सीधे क्वेश्चन देखते हैं और करना शुरू कर देते हैं। जब उनका आंसर आ जाता है, तब वो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि उनका आया आंसर ऑप्शन में कहाँ है। तो ऐसा करके फंस जाते हैं ना। एक्स माइनस वाई जेड अगर आया है, तो वो आपको आंसर में दिखने लगता और आप उसे मार्क कर देते, और वो गलत हो जाता। तो करना क्या चाहिए, जैसे आपने एल्जेब्रिकली किया, नो प्रॉब्लम, बस एक बार अपनी तरफ से वैल्यूज डाल के देख लो कि भाई जो आंसर आना चाहिए वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो वो सेटिस्फाई यहाँ पर होगा। तो छोटा सा मिस्टेक, जिसको आप बाद में सिली मिस्टेक कहते हैं, वो होता है कि जो यूनिट कन्वर्जन है, उससे दिमाग हट जाता है। ओके, तो चलिए, अब क्लास का एजेंडा मेरा ये है कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ पर शुरुआत में, कुछ सिंपल क्वेश्चंस जिनमें कुछ भी टेक्निकल नहीं होगा, मतलब हाई फाई लैंग्वेज या ऐसा कुछ कि आपको लिखा कुछ है समझना कुछ है, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ओके, हर कोई उन क्वेश्चंस को कर सकता है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को बिना लिखे करना। ओके, ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो मैं पहला ऐसा क्वेश्चन रख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा
एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो मैं चाहता हूं आप वही देखो और सॉल्व भी कर डालो। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। ध्यान रहे कि कुछ लिखना नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखिए और ऑप्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए। 30 सेकंड सिर्फ यही करिए, कुछ भी लिखिए मत, ऑब्जर्व करिए ऑब्जर्व करिए। उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता था, फिर अगले क्वेश्चन में फिर ट्राई करना। ये देखिए क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ पहले से पढ़ के आने की जरूरत थी। ये हर कोई कर सकता है, सबको अलग अलग टाइम लगेगा। ओके, चलिए इतना ही टाइम था। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्या चाहता था और कैसे ये 30 सेकंड्स में हो सकता था। वैसे तो क्या है कि आप इसका एलसीएम लेते फिर उल्टा करते फिर एलसीएम लेते, तो वो चीज 30 सेकंड्स में होना सबसे मुश्किल है। मैं चाहता था कि आप ऐसे देखें, ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 1 लिखा हुआ है और नीचे 2 में कुछ एडेड है, ऐसा ही है ना। अच्छा, जो एडेड है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं, 1 अपॉन समथिंग जो भी है, छोटा हो बड़ा हो जो भी है, पर एक पॉजिटिव वैल्यू। तो कम से कम आप इतना तो सोच ही सकते थे, कम से कम इतना तो सोच ही सकते थे कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इतना तो पक्की बात है भाई, ऊपर 1 है नीचे 2 में भी कुछ एडेड है, तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। आप इसको कैसे भी लिखोगे तो ये चीज नहीं बदलेगी, रिजल्टिंग कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन का कोई चांस नहीं है। खाली इतना देखकर मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, राइट, कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया। अच्छा, अगर ये सिर्फ 1/2 होता तो 50% होता। अभी ये डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर रहा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू फ्रैक्शन की छोटी होती चली जाती है। इतना कॉमन सेंस सबके पास है। तो आप ये जान गए हैं अब, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वैल्यू फ्रैक्शन की छोटी हो जाती है। तो ये जो भी चीज है अपनी, ये हाफ से तो छोटी होने वाली है। लेकिन ये तो 4/8 से बड़ा है, 4/8 हाफ होता है, और ए ऑप्शन तो अपना 4/8 से यानी कि हाफ से बड़ा है। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अपने पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा। अब ये 8 कैसे आया ऊपर, नीचे 19 कैसे आया, इससे आपको क्या लेना देना है, आपका तो काम बन गया ना, आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आगे आपको इसे सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, अभी सर आज हमारा जो क्लास है ना वो इस, सर एक बार फिर से सर एक बार फिर से कौन सी बात कहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये बताइए। प्रांशु शायद आप यही वापस सर आए यूजर नाम से। हाँ सर फिर से यही बताइए, वाला कौन फिर सी से बात बताइए। कहाँ तक समझ में आ गया है। ये सर लास्ट वाला स्टार्टिंग सर से ठीक है समझा। दूंगा, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से। यस सर यस चलो कूल, ठीक है, यस सर ओके ओके, ऑल राइट। तो आपने देखा कि ये एक फ्रैक्शन है, इसमें कई सारे छोटे छोटे फ्रैक्शन है, लेकिन मेन एक फ्रैक्शन है इसमें ऊपर 1 लिखा है और नीचे 2 में कुछ कुछ ऐसे ऐड किया हुआ है। अब ये सारी चीज एक नंबर होगी, ये सारी चीज को एक नंबर होगी जिसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कम से कम इतना तो दिख रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। नेगेटिव वेगेटिव का तो कोई चक्कर नहीं है, न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 से भी बड़ा है। ठीक है, इतनी बात पक्की है। तो अगर ये फ्रैक्शन इनमें से किसी के बराबर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आंसर का न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। जब ये नंबर 1 से छोटा है पॉइंट में आएगा ना, तो आंसर कैसे 1 या 2 से बड़ा आ सकता है। तो बी ऑप्शन क्योंकि 19/8 है और सी ऑप्शन क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है, ये तो आंसर हमारे नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए। ठीक है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उतना ज्यादा ऑप्शंस कटेंगे।
तो ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैथ स्ट्रांग होने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना जरूरी है। मैथ जितनी स्ट्रांग होगी वो प्लस पॉइंट है। ओके सर, क्लियर ठीक है, क्लियर क्लियर दूसरी चीज फिर आपने देखी, क्लियर सर, क्लियर। इसका अच्छा पूरा मतलब आगे क्या का, जो चलो एक बार करना है जो तो read ही करते हैं। जो सर 5/8 है, ये है कि 1/2 जो है आधे से तो बहुत ज्यादा, बहुत आधे से हल्का कम लग रहा है। जो ये 8/19 है, हाँ ये ज्यादा लग रहा है, दैट्स व्हाई। एग्जैक्टली तो अगर ये सर सिर्फ अगर 1/2 इसको यस सृष्टि कहिए। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या मेथड है? सॉल्व करने का मेथड मैं बता दूंगा, हालांकि आज मेरा वो एजेंडा नहीं है, लेकिन चलो मैं एक बार इस बात को जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। अगर बात 1/2 से ओके रुक गई होती तो हमारा सर आंसर सर 1/2 होता। सर, अगर हम किसी क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व कर पा रहे हैं, तो क्या हमें उससे सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है कि बिल्कुल अगर आप उसे देखकर ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर क्यों उसमें टाइम ज्यादा बिताकर आपको सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन जस्ट इन केस क्यूरियोसिटी वाइज सृष्टि ने मुझसे पूछा है तो मैं सॉल्व करके एक बार दिखा दूंगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए ना कि लो सॉल्व नहीं किया। तो ओके सर। एजेंडा हमारी क्लास का यही है कि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आज। ये सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे इनके चैप्टर्स आएंगे तो इनको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। आज एक ही क्लास में 10 चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो हम थोड़ी नहीं यूज कर सकते ना। तो मेरा पॉइंट था कि अपना जो फ्रैक्शन है वो हाफ से छोटा है, लेकिन 5/8 हाफ से बड़ा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। बस यहीं पर काम खत्म हो गया और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आंसर हो गया। जल्दी से एक बार मैं दिखा देता हूँ सृष्टि जी के लिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 - 1/2 क्या होता है? 3/2 होता है। ओके, अब ये 1/3/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो मैं इस चीज को दोबारा लिखता हूँ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 7/2, फिर उल्टा होके 2/7 बन जाएगा। 1/2 प्लस, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये था 3/2, 2/3, अच्छा ये 6, ओ सॉरी, 3/2, 2/3, 1/2 प्लस 2/3, तो 6 + 2 8 बनेगा ना, 8/3। तो ये 3/8 बन जाएगा, 1/2 प्लस 3/8। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखने लगेगा आंसर 1/19/8 which will become 8/19। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में खा गया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक भी स्टेप नहीं मिस करोगे तो 1 2 3 4 तो मैंने लिखे, 2 3 और बढ़ जाएंगे, तो कितना बेकार में बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। पॉइंट नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शंस में हिंट अवेलेबल है जो कि आप और सिर्फ आप, आपके जैसे कुछ ऑब्जर्वेशनल लोग ही सिर्फ उसको देख पा रहे हैं, तो क्यों सॉल्व करना है? हमारा काम होता है एग्जाम में टाइम बचाना, वहां पर बहादुरी दिखाने का कोई वो नहीं है, क्योंकि कोई आपको ये नहीं देखने वाला है कि आपने कितना लंबा काम करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। फिर से आइडिया ये रहेगा कि 30 सेकेंड्स में आपको कोशिश करना है सॉल्व करने का। क्वेश्चन फिर से ऐसा रहेगा, अब की वाला क्वेश्चन तो और सिंपल रहेगा, सृष्टि को ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सॉल्व कैसे होगा। ओके, तो अभी देखिए 1 सेकंड में आपके सामने रखता हूं। ये रहा अगला सवाल। 30 सेकंड्स आपके पास टाइम है, कोशिश करिए कि ऑब्जर्वेशन से आप आंसर निकालने की कोशिश करें, तुक्का मत मारना। देखिए 1 2 क्वेश्चन में ये चीजें नहीं आती हैं, इसीलिए हमने पूरी क्लास रखी है और आगे भी इसके ऊपर क्लासेस हैं। ये एक स्किल है जो धीरे 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 आती है। अभी हमारे पास वक्त बहुत है कैट के लिए, ये स्किल ग्रैब करने के लिए हम हर चैप्टर में भी इसका यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे पास उन चैप्टर्स की स्किल होती है उसके अलावा। देखने में प्लेन एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इतना वक्त किसके पास है 1397 इंटू 1397 किया जाए। अच्छा स्मार्ट लोग देखेंगे कि 7 इंटू 7 49, यानी कि लास्ट में 9 आएगा, लेकिन वो भी आपका प्लान फेल हो गया क्योंकि सारे ऑप्शन में लास्ट में 9 है।
कुछ तो इसमें और करना पड़ेगा। ये देख के लोगों को लगता है कि भैया इसमें तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सर ए नंबर देखो ना। ग्रेट, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें ये कहना है इस क्वेश्चन में कि आप अगर सोचो 1397 का स्क्वायर पूछा गया है आपसे, हमें तो 97 का स्क्वायर नहीं मालूम, 1397 का स्क्वायर कैसे मालूम होगा? अगर आप सोचें तो कहने को तो अगर उन्हें मल्टीप्लाई करवाना होता तो कुछ भी नंबर दे सकते थे ना, 647 का स्क्वायर, है ना। ये 1397 ही क्यों? क्योंकि ये नंबर बहुत क्लोज है इजी नंबर के, है ना। 1400 का स्क्वायर हर कोई निकाल सकता है। 1400 का स्क्वायर होगा 1960000, 204 बन जाएंगे और 14 का स्क्वायर 196। तो ये 7 डिजिट आपका आंसर होता अगर 1400 का स्क्वायर होता। अब आप ये जानते हो कि आपका आंसर इससे थोड़ा छोटा होगा। सबसे पहली बात तो 8 डिजिट का आंसर आपका हो नहीं सकता, 8 डिजिट का आपका आंसर हो नहीं सकता। अगर आप बाकी के देखें तो बाकी सारे 7 डिजिट के तो हैं, लेकिन सब इससे बड़े हैं। ये देखो 198 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट पॉसिबल। ये 203 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट पॉसिबल। इवन व्हेन यू डिड नॉट फाइंड, फिर भी आपको बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आंसर मिल गया। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जो है इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इन क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये क्वेश्चन कैट के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बस इन क्वेश्चंस को इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम क्या देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्किल्स यूज होती हैं, उनकी हम बात कर पाए। ओके, तो अगला क्वेश्चन कुछ कुछ इससे मिलता जुलता ये रहा आपके साथ। फिर से 30 सेकेंड्स का टाइम है, मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा चलिए, दैट इज ऑल। देखिए सर ए और बी हो तो कोई सकता है। प्रॉब्लम नहीं है कि ए और बी में से कुछ एक होगा। करेक्ट, अभी आप काफी सही लाइन पर चल रहे हैं, दैट्स ग्रेट। चलो बाकी सर लोगों के डी लिए थोड़ा समय। यू सेड डी और बी? डी बी बी डी, दिल्ली, ओके। अच्छा, किसी ने बी बोला है, किसी ने डी बोला है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में ये करना चाहिए था, सॉल्व करने की जगह मैं देख रहा हूं कि सारे आंसर्स डेसिमल में हैं और ये फ्रैक्शन में है। इतना मुश्किल भी नहीं है फ्रैक्शन, 1/4 को तो सब जानते हैं 0.25 लिखा जाता है ना। वैसे तो बहुत ही फेमस शॉर्टकट है इस कैलकुलेशन का, लेकिन फिलहाल मैं उसको इग्नोर करके आपसे जो सिंपल बात करना चाहता हूँ वो ये, आपने देखा आपका नंबर 110 के आसपास है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट चाहिए था ना, यानी कि आंसर का स्क्वायर आपका ये नंबर होगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। तो 11.5 और 19.5 आपका आंसर कैसे हो सकता है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस का थोड़ा सा मिक्सचर। जब आपका नंबर 110 के आसपास है तो 11 का तो स्क्वायर 121 होता है, ये तो 11.5 और बड़ा होगा, 19.5। इनका तो कोई सवाल नहीं है। अब ये दोनों बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज, 10.36 और 10.5। लेकिन आपकी रेस्क्यू के लिए अच्छी चीज ये है कि ये देखो डेसिमल के बाद क्या है, 0.25। आपको लगता है 10.36 का स्क्वायर करने पर 0.25 आएगा? सवाल ही नहीं होता। सिर्फ 0.5 का स्क्वायर करने पर 0.25 बन सकता है, हेंस बी ऑप्शन बिकम्स योर आंसर। और इसी के साथ एक छोटा सा कैलकुलेशन टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा सा, कि ये जो नंबर्स होते हैं ना जो 5 से एंड होते हैं, जैसे कि 95, 75,
35, 45 वगैरह वगैरह, इनके स्क्वायर्स निकालना ना बहुत आसान काम होता है। हो सकता है एक दो लोगों को पहले से पता हो, फिर भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सब 25 से एंड होते हैं, सारे 25 से एंड होते हैं। बाकी क्या, 5 के अलावा यहाँ पे क्या था, 9। 9 को उसके सक्सेसर यानी कि उससे जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 10 90, 7 इंटू 8 56, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। इसी तरह से मान लो कि 65 का स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते, 6 इंटू 7 42, 25 है ना। 85 का स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते, 8 इंटू 9 72, 25। और इसी तरह से 105 का स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते, 10 इंटू, यहाँ 5 के छोड़ के 10 है ना यहाँ पे, 10 इंटू 11 110, 25। और यही था ये क्वेश्चन। तो अगर किसी को ये शॉर्टकट पता होता तो ये सब करने का हमें नौबत ही नहीं आता, सीधे आंसर मार देते। लेकिन मेरा कहने का ये था कि अगर आपको कोई चीज नहीं भी मालूम है तो ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस के जरिए शायद बात बन जाए उस क्वेश्चन में। ऑल राइट, तो ये छोटी सी चीज आप नोट कर सकते हैं। वैसे हमारी एक फुल फ्लेजेड क्लास होगी उसके ऊपर, वैदिक मैथ्स के ऊपर, उसी का एक छोटा सा टेक्निक था ये। उसमें बाकी तरह के नंबर्स का स्क्वायर निकालिए, सिर्फ 5 के केस में काम करेगा, ओके, बाकी में नहीं काम करेगा। तो अब धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मेरा आइडिया था कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन समझने में दिमाग नहीं लगाना है, बाकी दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कैट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे दूंगा, कोई कर ले जल्दी तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने थ्रो नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी समझने को बहुत कुछ है, फिर ऑप्शन में भी दिमाग लगाओ तो थोड़ा ज्यादा हो जाता पहले पहले क्वेश्चन में। अब धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ रहे हैं। अभी जायसवाल जी, इस बार आपसे लग रहा है किसी लिए मिस्टेक हो गई है, एक बार दोबारा देख लो अपना आंसर। बाकी चलो मैं शुरू करता हूँ बताना। देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं ये तो मेरे लिए एक्सपेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि ये नंबर प्रॉपर्टीज नाम के चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ सिखाया नहीं है आपको, और ये सोचना कि आप कर ले जाओगे वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट लगा के, तो ये मेरे पार्ट पर सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्योंकि मैं भी उनमें से कुछ भी यूज नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन समझ के ऑप्शन देखकर कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर है, उसको आप 16 से डिवाइड करो, 18 से डिवाइड करो, या 20 से डिवाइड करो, या 25 से ही डिवाइड कर लो।
हर केस में आपको 4 रिमाइंडर आएगा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। इतना सब लोग समझ गए? तो ये ऐसा नंबर है कि आप इनमें से किसी से भी डिवाइड कर लो, ये 4 रिमाइंडर देगा। चलिए, इतना समझ गए तो काम आधा तो खत्म हो गया। अच्छा, अभी ये 16 18 तो उतने इजी नहीं है, पर 20 तो बहुत आसान है ना। 20 का टेबल तो सबको पता है दुनिया में। यानी कि आपका नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसको 20 से डिवाइड करो तो 4 रिमाइंडर आएगा। बाकी भी है लेकिन 20 तो है ही ना। आपको लगता है कि ये रिमाइंडर देगा 20 से डिवाइड करके? 1800 देगा ही नहीं। हाँ, 18,000 दो रिमाइंडर देगा 20 से डिवाइड करके, लेकिन रिमाइंडर 2 आएगा। आपको तो 4 चाहिए। अब बचे दो, एक ये 1,70,000 4 और 18,000 4। ये दोनों आपको 20 से डिवाइड करके 4 रिमाइंडर देंगे। तो 20 का काम यहां पर खत्म हुआ, इसने अपना काम कर दिया है। अच्छा, बिटवीन दीज टू आपको ये हेल्प करेगा, भैया 18 से भी तो डिवाइड करके 4 रिमाइंडर देना चाहिए था। अब ये बताओ, 4 रिमाइंडर तो आपको दोनों में दिख रहा है, बाकी जो बचा हुआ है 17,000 या फिर 18,000, 18 से कौन सा डिवाइड होगा? ऑब्वियसली ये होगा। तो डी ऑप्शन आपका आंसर बना, है कि नहीं? क्वेश्चन समझना सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो चीज आपको हिट कर जाए दिमाग में, अगर सॉल्यूशन हिट कर जाए तो वो कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन देखकर शायद कुछ, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जाम के दिन एकदम हवा में ऐसे आपको नहीं सूझेगा कि देख लें और पता लगा लें। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एकदम इन्हीं लाइंस पर दोबारा मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर पाए। तो बस एक सेकंड दीजिए, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन को। ये लीजिए, ये रहा। क्या हुआ भाई, ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है? बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में एक फायदा ये हुआ ऑप्शन देखने का कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन का जो यूज ही नहीं होगा, कोई चाहे तो उसको भी यूज करके काम कर सकता था। लेकिन यही होता है ऑप्शन में, कभी कभी ऐसी चीजें दी होती हैं कि आधा अधूरा क्वेश्चन में भी आपको आंसर दे देगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो फिर तो क्वेश्चन का हर चीज यूज होगा। और सोचो, जो क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा आंसर बनने वाला था 5 5 6 6 डिजिट का, उसको करने में कितना टाइम लगता। चलिए, यहाँ पर भी आपको एक हेल्पफुल नंबर है 30। 30 का टेबल इज नॉट अ बिग डील। 18 24 एंड 42 का टेबल तो है। अब एक, अब ये जो नंबर्स हैं, ये 30 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देंगे। 30 से डिवाइड होने पर इतना तो आप सोच सकते हो, सोचो 25 19 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो यूनिट डिजिट 9 आएगा ना भाई, क्योंकि 30 तो हमेशा 0 से एंड होगा, कुछ भी आप टेबल पढ़ोगे तो लास्ट में 9 बच जाएगा, पक्की बात है। तो ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता, हमें रिमाइंडर 1 चाहिए था।
क्योंकि यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, दो ऑप्शन तो खाली ये दिख के उड़ गए, बी एंड डी रिमेनिंग। अब आप बस ये देख लो कि अगर आप रिमाइंडर माइनस कर दें तो जो बचा हुआ नंबर है वो 30 से डिवाइड होगा या नहीं? दोनों में से कोई एक ही होगा। देखो 2520 और 2510 में से कोई एक ही 30 से डिवाइड होगा। अच्छा, माइनस करने वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो हम जानते हैं कि 7 से आप डिवाइड करोगे 20 को तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो आप ये भी तो बोल सकते थे ना कि अगर हम 20 में से 6 हटा ही दें तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, वही काम कर रहे हैं बस। तो मैंने डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस ही करके देख लिया, तो 2520 इज द वन विच इज डिविजिबल बाय 30। वैसे मैं आपको एक फिर से एक शॉर्टकट देता हूं, कोई नंबर अगर आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो उनके सारे डिजिट्स को प्लस कर लो। तो प्लस करने के बाद अगर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 टाइप आ जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप चाहें तो अभी नोट कर सकते हैं। वैसे नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसके ऊपर अलग से भी काम करेंगे, पूरा सेक्शन है ये। चलिए अब मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है फिर से कि आप इनको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ोगे तो आप गिवन टाइम लिमिट में तो कभी कर ही नहीं पाओगे, अनलेस यू आर वेरी 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 गुड विद योर कैलकुलेशन स्किल्स एंड इक्वेशन मेकिंग स्किल्स। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्ड प्रॉब्लम है, एज का क्वेश्चन, सभी ने कभी ना कभी लाइफ में जरूर किया होगा। सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, इक्वेशन वगैरह बनाने के चक्कर में मत पड़ना, ऑप्शन देखिए शायद कुछ मिलेगा। गाइस मैं आपको बताता हूँ ये चीज मुझे कितनी इंपॉर्टेंट लगती है। मैं हर साल कैट लिखता हूँ, मतलब एक सीट खराब करने के लिए नहीं। आई डोंट ऑप्ट फॉर एनी कोर्स, आई जस्ट वांट टू राइट द एग्जाम टू बी अपडेटेड। तो मैं हर साल कैट लिखता हूँ और अपने एरिया में क्वांट में 99.9 प्लस परसेंटाइल लाता हूँ। 2016 में 99.96 लाया था, 18 में 99.90 था, अभी 19 में 99.92 था। और इतने अच्छे परसेंटाइल मेरे सिर्फ इस वजह से नहीं आते क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मुझे आता बहुत है, वजह से भी आते हैं क्योंकि एग्जाम में मैं अपने आप को प्रूव करना या इस सब के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं बस देखता हूँ ऑप्शन से आंसर कहाँ निकल रहा है। कई क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस तो कम से कम मेरे सेकंड्स में इस वजह से हो जाते हैं। इस बार 2019 में एक एपी का क्वेश्चन आया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये देखिए इसकी क्लास भी हमने की हुई है यहाँ पर, ये तो वो क्वेश्चन लोगों ने 1-1 मिनट लगा के सॉल्व किया और 5 सेकंड में उसका ऑप्शन से आंसर आ गया। लेकिन क्या होता है, आदत ही नहीं है, लोग दिखती नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एडवोकेट करता हूँ और आपका शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, कि कुछ तो दम है, कि भाई जब सॉल्व करना सीखेंगे तब तो सीखेंगे ही। चलिए इन क्वेश्चंस में कैसे डील करना चाहिए वैसा जरा देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, ये हमसे पूछा गया है। प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, ये अनिल का एज है, मतलब इसमें से कोई एक। पहली लाइन में लिखा है 3 years ago। चलिए 3 साल पहले की अनिल की एज निकाल लेते हैं। अगर आज वो 16 साल का है, 3 साल पहले 13 का होगा, यहाँ 15 का, यहाँ 17 का और यहाँ 19 का। सही है, आगे पढ़ते हैं। 3 साल पहले अनिल किसी का 3 गुना था। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, एज इज ऑलवेज एन इंटीजर, है कि नहीं? अगर आपका बर्थडे कल भी है तो आप तो यही बोलते हो ना आज की मैं 22 ईयर्स का हूँ, कल बोलोगे मैं 23 ईयर्स का हूँ। प्रैक्टिकली एज इज ऑलवेज एन इंटीजर। चलो प्रैक्टिकली अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते ये बात, तो थ्योरेटिकली तो मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ 99.99% क्वेश्चंस में एज हमेशा इंटीजर आती है। अब खुद सोचिए, अगर अनिल की एज पहले वाली ये वाली अनिल की एज किसी का 3 गुना थी, तो भाई फिर 3 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए।
13 तो किसी को 3 से मल्टीप्लाई करके बनता नहीं है, मतलब किसी इंटीजर को। तो ये मेरा आंसर होने का चांस बहुत ही कम है। 15 हो सकता है, 17 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता। तो लो भाई, पहली लाइन पढ़ के हमारे 3 ऑप्शन उड़ गए और हमारा आंसर आ गया कि नहीं? अच्छा, अब लोग कहेंगे कि ये तो भाई तुक्के की बात है, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया। अगर ऑप्शंस में दूसरे भी ऐसे होते तो मैं इससे पहले कि आप बोलो, मैं खुद ही ऐसे ऑप्शंस ले लेता हूँ। तो मैं ऑप्शन लेता हूँ 15, 18, 21, 24। ठीक, ये अनिल की एज है, ये अनिल की प्रेजेंट एज है। अगर ऑप्शन ऐसे होते तो 3 साल पहले की एज क्या आती? 3 साल पहले की एजेस आती 12, 15, 18, 21। अब तो पहली लाइन मुझे आंसर नहीं दे रही, अब तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 साल बाद के बारे में भी तो लिखा हुआ है। चलिए एक बार अनिल की 2 साल बाद की एज देख लेते हैं। 2 साल बाद की एज अनिल की क्या होगी? आज 15 है तो यहाँ 17 होगी, यहाँ 20, यहाँ 23, यहाँ 26। 2 साल बाद अनिल किसी का डबल हो, 17 की एज में तो डबल हो नहीं सकता, 23 की एज में तो डबल हो नहीं सकता। चलो 2 ऑप्शन तो उड़े, भैया किसी का डबल होगा तो इवन तो होगा कम से कम। चलिए 2 साल बाद अगर अनिल 20 का था तो बख्शी बख्शी 10 का होगा, और अगर 2 साल बाद बख्शी 10 का था तो आज 8 का होगा। यहाँ पे 13 होगा बख्शी 2 साल बाद, और आज होगा 11 का। ये सब इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। मेरे कहने का मतलब, अगर बहुत ज्यादा चेक करना पड़ा तो इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 साल पहले की एज देख लो, बख्शी 5 का, 15, वो तो हमने पहले भी देख लिया था कि आंसर यही है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि ये क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो आपने लिखा अनिल बख्शी प्रेजेंट 3 साल पहले, 2 साल बाद, ये सब आपने बना लिया। प्रेजेंट एज ए और बी मान लेते हैं। 3 साल पहले A-3 और B-3 होंगे, और आज से 2 साल बाद, सॉरी, A+2 और B+2 होंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था आप करते जाइए। क्वेश्चन ने कहा कि 3 साल पहले अनिल बख्शी का 3 गुना था, आपने कर दिया। 2 साल बाद अनिल बख्शी का 2 गुना है। इतना सब करके तो अभी आपकी इक्वेशन प्रिपेयर नहीं है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे दोनों को, तब जाके ए और बी की वैल्यूज निकलेंगी। अगर आपकी आदत है तो ऑप्शन से ही आंसर दिखने लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी निकाला है, एज का ही है। एज के ऊपर हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे अभी। इसमें से एक आपको दिखा रहा हूं। ये रहा।
यस, अरे अभी तक नहीं है। चलिए, किसी का तो आंसर आया, अभी का ही आंसर आ रहा है बार बार। बाकी लोगों को क्या बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या? इज इट टू डिफिकल्ट? नहीं, आंसर आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एटलीस्ट जब मैं बता देता हूँ तो समझ में आ जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कीप इट वेरी इंटरैक्टिव। चलिए, मैन एंड सन, दो कैरेक्टर्स हैं। अरे वाह, राज रॉय ने भी आंसर दे दिया है। अभी और राज दोनों ने सेम आंसर दिया है। लेट अस सी कि वो आंसर ही सही है कि नहीं, 1 मिनट में भी पता चलता है। प्रेजेंट एज ऑफ द मैन हमसे पूछा गया था, इसका मतलब ये मैन का प्रेजेंट एज है। पहली लाइन में लिखा है 5 साल पहले आदमी अपने बेटे से 5 टाइम्स था। अच्छा, आपको पहले ही दिख रहा है, सारे ऑप्शंस पहले ही 5 के मल्टीपल हैं। अगर आप इनमें से 5 5 माइनस करोगे तो किस तरह के नंबर आएंगे? 45, 30, 35, 50। तो ऑलरेडी सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो वो लिखने का अभी पॉइंट नहीं है। देखो, हमारा हमेशा आइडिया ये होता है, हम जो भी स्टेप उठाएं उसमें जल्दी से जल्दी ऑप्शंस कटने चाहिए। पिछली बार पहली ही लाइन से ऑप्शन कट रहे थे तो मैंने ऐसा किया था। अभी मैंने पहले ही फोर्स ही कर लिया कि पहली लाइन से ऑप्शंस कट नहीं रहे यार, तो दूसरी वाली लाइन पहले देख लेते हैं। 2 years from now he will be thrice as old। हाँ, ये हो सकता है। तो पहले 2 साल बाद की एजेस लिख लेते हैं। 52, 57, 42, 57। 2 साल बाद क्या होना चाहिए? वो 3 गुना होना चाहिए। अभी किसका 3 गुना वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि 3 गुना है भी। 52 तो 3 गुना है ही नहीं किसी का, 37 भी नहीं है, ये दोनों है, इनको रख लेते हैं। अच्छा, तो आदमी की 2 साल बाद की एज ये है, बच्चे की, सन की भी 2 साल बाद की एज आएगी ना। अगर आदमी 42 का है तो उसका बेटा 1/3 यानी कि 14 का होगा, और यहाँ 19 का होगा। 15, 57 का 1/3 19। अगर बच्चा 2 साल बाद 14 और 19 साल का है तो आज 12 और 17 साल का है। इन दोनों में से कोई एक। अब हम बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच गए। अब हम पहली वाली लाइन को, क्योंकि इसका भी तो यूज कहीं ना कहीं होना ही था, तो अब हम यूज करेंगे। 5 साल पहले, ओके, 5 साल पहले बंदा था 35 का, बेटा था 7 का, है 5 गुना? ऑफ कोर्स है, उसी ऑप्शन आंसर हो गया। वेल डन बाय राज एंड अभी। यहाँ पर वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मिल चुका है। 5 साल पहले इस केस में वो 50 का होता, और बेटा 5 साल पहले 12 का होता। देखो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है 5 टाइम्स, एक ही जगह होगा। क्वेश्चन की सारी चीजें सही हो रही हो, वो एक ही जगह होगा। कहने का मतलब है कि देखो, इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें यूज करनी पड़ी, पिछले क्वेश्चन में सारी नहीं यूज करनी पड़ी थी। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो फिर हर क्वेश्चन में सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, और इक्वेशन बनाने का झंझट अलग, उसमें भी गलती हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फंसे रहो। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन टाइप्स जो ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑप्शन से हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और एज का आपके सामने रख रहा हूं मैं, इसको भी पूरे कोशिश के साथ देखिए, ऑप्टिमिस्टिकली देखिए कि आप आंसर लेकर ही आओगे इस बार। ऑप्शन में कुछ तो ढूंढोगे, देखो सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, और आपके दिमाग में भी सब कुछ है, बस सही टाइम पर सही आइडिया आ जाए। ये रहा क्वेश्चन। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, पढ़िए, देखिए पता चलेगा।
सर इस बार राज रॉय पहले आंसर ले आए हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के ही थ्रू दो तरह से किया जा सकता है। आपसे बेटे का, सन का प्रेजेंट एज पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट बात है, तो ये कि ये जो लाइन है ना, ये when the woman was 29 years old, her only son was born. ये जो लाइन है, when the woman was 29 years old, बाकी कॉमा के बीच में तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मेन लाइन है कि जब औरत 29 इयर्स की थी तो उसका बेटा पैदा हुआ। ये क्या बताना चाह रहे हैं इस लाइन से? ये बताना चाह रहे हैं कि द एज डिफरेंस बिटवीन द मदर एंड द सन 29 इयर्स। हमारे काम को तो यही है ना। When the woman was 29, her son was born. That means she is 29 years older than her son. अच्छा, दो लोगों के बीच में एज डिफरेंस कभी नहीं बदलता। मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूँ, तो 10 साल पहले भी मैं उससे 4 साल ही बड़ा था, आज भी 4 साल ही बड़ा हूँ, 30 साल बाद भी 4 साल ही बड़ा रहूंगा। ओके, लेकिन रेशियो हर रोज बदलता है। तो when she was 1 year old, I was 5 years old, तब मैं उसका 5 टाइम्स था। जब वो 2 साल की हुई तो मैं 6 साल का हुआ तो मैं 3 टाइम्स हो गया। जब वो 4 साल की हुई तो मैं 8 साल का हुआ तो 2 टाइम्स हो गया। तो रेशियो बदलता रहता है पर एज डिफरेंस नहीं बदलता। उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो एक काम तो हम ये कर सकते थे कि सन की एज आ गई है, मदर की एज निकाल लेते हैं फटाफट 29 ऐड कर करके। सन की एज अगर 8 है तो मदर की 37 हो जाएगी, यहाँ 38 हो जाएगी, यहाँ 39 हो जाएगी, यहाँ 40 हो जाएगी। ये शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो मैं पहले कर रहा हूँ। अब हमें वुमन यानी कि मदर की एज आ गई है। एज ऑफ द वुमन इज थ्राइस, इसीलिए मैंने मदर की एज पहले निकाली, क्योंकि ये जो दिया होता है ना थ्राइस, ट्वाइस, 5 टाइम्स, ये मुझे सबसे जल्दी हेल्प करता है ऑप्शंस को उड़ाने के लिए। इसीलिए मैंने पहले वुमन का एज निकाला। मदर का प्रेजेंट एज 3 टाइम्स हर डॉटर्स एज। 3 टाइम्स होने के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 37 तो है नहीं, 38 तो है नहीं, 40 तो है नहीं। बस हमारा काम यही खत्म हो गया। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। अगर बेटे का एज 8, 9, 10, 11 ये ऑप्शंस है ना, तो हम पहले डॉटर का भी एज निकाल सकते थे, है ना। डॉटर इससे 3 साल बड़ी है लड़के से। 11, 12, 13, 14। पहली लाइन के हेल्प से अब हम मदर का एज निकाल सकते हैं। मदर जो है वो डॉटर की 3 टाइम्स है। 33, 36, 39, 42। अब आपके पास सबकी एजेस आ गई हैं। देखो ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, इसलिए मैंने सबसे क्रिस्पीएस्ट मेथड पहले बताया। होगा इससे भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होगा तो इससे भी। अब आपके पास सन की भी प्रेजेंट एज है, मदर की भी प्रेजेंट एज है। चेक करना क्या रह गया, ये वाली लाइन। माँ बेटे के बीच में 29 ईयर्स का एज डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ तो नहीं है। 8 और 33, 9 एंड 36, 29 का एज डिफरेंस यहाँ भी नहीं है। 10 एंड 39 यहाँ है। ये आंसर हो गया। आंसर तो देखो जो है वही आएगा। आप कितनी जल्दी आपकी नजर में आता है, ये प्रैक्टिस की बात है। कंसंट्रेशन, फोकस, ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब का रिजल्ट मिलता है इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस जो है ये बिल्कुल वैसी प्रैक्टिस है जैसे कि अच्छी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस, फास्ट रीडिंग की प्रैक्टिस, अच्छे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस, तेज दौड़ने की प्रैक्टिस, मेमोरी की प्रैक्टिस। ये आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसको हमेशा अपनी पहली क्लास रखता हूँ, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई ये एक बहुत दमदार चीज है जो बहुत काम आएगी, और हम धीरे धीरे इसको ग्रो करेंगे अपने अंदर। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा पूरी, और आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके बाद तो जो देखो चैप्टर्स आएंगे, हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना सीखेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि हम कैलकुलेशन कैसे डॉज करें, कम कैसे किया जाए काम अपना, जल्दी आंसर कैसे आए, मुंह जबानी आंसर कैसे आए। वो सब टेक्निकल पार्ट होगा, ये नॉन टेक्निकल है। अब देख रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल कर ही नहीं रहा हूँ, ना इक्वेशन बना रहा हूँ, ना एलसीएम एचसीएफ ले रहा हूँ, ना रेशियो, ना परसेंट, कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आंसर हर बार आ रहा है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, क्योंकि लॉजिक सबसे स्ट्रांग होता है। चलिए क्वेश्चन का जॉनर बदलते हैं,
और एज वाले क्वेश्चन से अलग हटके मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन जनरिक हैं। देखो एक भी क्वेश्चन मैंने किसी टेक्निकल चैप्टर का नहीं लिया, ज्योमेट्री परम्यूटेशन, क्योंकि पॉइंट नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा थ्योरी चाहिए होता है। ये जनरिक क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा आते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसका लैंग्वेज थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, धीरे धीरे पढ़िए 2 बार, टाइम लिमिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोशिश प्लीज ये करना कि ऑप्शन से आप कुछ करके दिखाएं, सॉल्व ना करें। हाँ भाई, ये क्वेश्चन लग रहा है सबको परेशान कर गए। अच्छा, पहले क्वेश्चन समझने की बात करते हैं। 2 लोग हैं, जेक और उसकी सिस्टर, दोनों का जो वेट है, प्रेजेंट वेट, उनका सम दिया हुआ है 278। ओके, और फिर एक सिचुएशन दी है कि अगर जेक अपने वेट में से 8 पाउंड कम कर दे तो अपनी बहन के वेट का डबल हो जाएगा। अरे बहुत अच्छे, दिनेश, साई कुमार एंड प्रांशु बोथ हैव आंसर्ड करेक्टली टिल नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी प्रैक्टिस से ये काम जो है बहुत जल्दी भी हो जाएगा, वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब देखो इसको भी कई तरीके से, मैं जो सबसे क्रिस्पीएस्ट चीज है उसको पहले करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जेक का वेट दिया हुआ है, दिस इज जेक्स वेट, वन ऑफ दीज इज जेक्स वेट। अब एक काम तो आप ये कर सकते थे कि सिस्टर का वेट पहले ही निकाल लो, क्योंकि दोनों का सम तो आपको मालूम ही है 278, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, मैं मेहनत से भागना चाहता हूँ क्योंकि टाइम सेव करना है। पहली लाइन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्वाइस वाली बात है, आपको याद है ना, ये चीज सबसे जल्दी ऑप्शंस काटती है। अगर जेक 8 पाउंड लूज कर दे, 8 माइनस करना तो बहुत आसान है, अभी करेंगे नहीं,
8 पाउंड लूज करने के बाद जो उसका वेट आएगा वो बहन के वेट से 2 टाइम्स होना चाहिए। तो भाई ऑड नंबर 131 में से 8 माइनस करोगे तो ऑड नंबर ही बनेगा, वो 2 टाइम्स कैसे होगा? किसी का वेट या एज या कुछ भी 2 टाइम्स होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए ना। इससे तो इवन बनेगा नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। बच्चा आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन। मानता हूं कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आपके तो काम आया ना। मैंने क्वेश्चन जहां से भी कॉपी किया है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट कैट बट अदर एग्जाम, जैसे और भी एग्जाम्स होते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज होता है, एनमैट होता है नारसी मुंजी, सैट होता है जेवियर्स, और स्नैप होता है सिम्बायोसिस, है ना। तो इन सब के एग्जाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैट से थोड़े आसान आते हैं। वहां पर इस तरह के उनमें से किसी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, एक्जैक्टली याद नहीं है मुझे। तो अच्छा, उन एग्जाम्स में क्या है, क्वेश्चंस तो आसान होते हैं लेकिन टाइम बहुत कम होता है, तो वहां पर ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है। अच्छा, कोई मुझसे कहे कि सर ये तो बड़ी तुक्के वाली बात हो गई, ये तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, मान लो 2 इवन नंबर होते तो। चलो ठीक है, 2 इवन नंबर होते तो मैं बना ही लेता हूँ। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू मेक दिस 148 एंड देन लेट्स सी कि तब हम ऑप्शन से क्या करते हैं। चलो ये 3 तो उड़ ही जाते, इन दोनों में आके बात अटक जाती, तो मैं करके देखता हूँ। 8 माइनस करने पे 140 बनता और यहाँ 180 बनता। नाउ दिस 140 इज सपोज टू बी बहन के वेट का डबल, यानी बहन का वेट 70 होता और यहाँ 90 होता। अब तो आपके पास जेक का भी वेट है, सिस्टर का भी वेट है, दोनों को प्लस करके देख लो भाई। जेक और सिस्टर का वेट प्लस करके देख लो, यहाँ आ रहा है 218 और यहाँ आ रहा है 278। आपको क्या चाहिए था? 278। इस तरह से भी कहने का मतलब कि अगर बहुत ज्यादा चेक करना पड़े तो इस लेवल पे चेक करना पड़ेगा, और क्या। अभी क्वेश्चन से ज्यादा तो आप कुछ अपने तरफ से लगा नहीं दोगे, लेकिन अगर आप सॉल्व करते तो आपको सब कुछ यूज करना पड़ता है। जेक का प्रेजेंट वेट, सिस्टर का प्रेजेंट वेट, दोनों का सम ऑफ द वेट 278। जेक अगर 8 पाउंड माइनस कर दे तो सिस्टर के वेट का डबल हो जाएगा। पहले तो इक्वेशन सही बने और उसके बाद सही सॉल्व हो, तब जाकर ये क्वेश्चंस आपसे होते हैं। ओके, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, सिस्टर का वेट आएगा, फिर जेक का वेट आएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और खुद ऑप्शन आपके सामने चल के आ गया। अभी मेरे ख्याल से बस 10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं बस। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता जैसा हमने अभी किया है। स्टोरी अलग रहेगी लेकिन काम कुछ ऐसे ही करना है। बस 10 सेकंड और दीजिए मुझे। ये रहा आपके सामने, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 मिनट दीजिए। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मेरे लिए एक्सप्लेन करना सिर्फ 1 मिनट का काम होगा।
यस, अभी तक आपने एटलीस्ट पढ़ लिया होगा। लेट मी सी, किसी ने आंसर किसी ने तो दिया है, दिनेश साई कुमार। ये चलो, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग राइट नाउ वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट, बट by the way, Dinesh, I'm really sorry, I did not ask you by name. You seem to be from southern part of India, so I never asked you if you are able to understand everything, since I have been speaking constantly in Hindi. Is it okay by you? I mean, I know I'm late to ask this. चलेगा ना? आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। Okay, 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 okay. Thanks so much. Sorry, मुझे पहले पूछना चाहिए था। Cool. चलो, अच्छा, जरा आखिरी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं। You have to understand टू लिफ्ट्स का मतलब क्या है। उसने 2 बार वेट उठाए, कंपटीशन था, पहली बार गया कुछ वेट उठाया, अगली बार गया फिर से कुछ वेट उठाया। सो फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, दोनों में जो वेट्स उठाए उसका सम दिया हुआ है आपको, और फिर कुछ और भी दिया हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, ट्विस्टेड सा। ट्वाइस द वेट ऑफ हिज फर्स्ट लिफ्ट वाज 300 मोर देन। बाप रे, ये जो ट्विस्टेड लाइंस होती है ना, इनको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहता हूँ। आपसे पूछा गया फर्स्ट लिफ्ट, वन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट लिफ्ट। वैसे तो सारे नंबर्स ओके हैं, लेकिन सबसे आसान दिखने वाले 2 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। ऑब्वियसली यू नो द नंबर्स दैट एंड विद 0, ये हमारे दिल में जल्दी उतर जाते हैं। हमें लगता है कि यार इनको पहले देख लें, और आपको लिटरली यही करना चाहिए। जो क्वेश्चंस, जो नंबर्स आसान लगे, उनको पहले ट्राई करना चाहिए। मेरे आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 में से 8 क्वेश्चंस में ये इजी नंबर्स ही आंसर होते हैं, और जहां अगर नहीं भी होते हैं तो बिग टाइम हेल्प करते हैं आपको आंसर तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे इजी दिख रहा हो ऑप्शन, उसको सबसे पहले ट्राई करो। चलो, तो मैं सबसे पहले 400 को ट्राई करने वाला हूं। अगर फर्स्ट लिफ्ट 400 है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से सेकंड लिफ्ट 350 हुई, और यहां पर सेकंड लिफ्ट 400 हुई, क्योंकि दोनों का सम 750 बनना था। चलिए, अब इसको देखते हैं, टुकड़ों में देखेंगे। ट्वाइस द वेट ऑफ हिज फर्स्ट लिफ्ट, ट्वाइस द वेट ऑफ हिज फर्स्ट लिफ्ट 700, 800, यहां तक कर लिया। ट्वाइस द वेट ऑफ हिज फर्स्ट लिफ्ट वाज 300 पाउंड्स मोर देन सेकंड लिफ्ट। सेकंड लिफ्ट ये रखी हुई है आपके पास। क्या इन दोनों के बीच में 300 का डिफरेंस है? बिल्कुल है। तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। यहाँ पर नहीं है 300 का डिफरेंस, तो ई ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। बाकी देखो, आप करने से बच गए मेहनत। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने इजी नंबर को पहले ट्राई किया। तो मेक इट अ पॉइंट कि इजी लुकिंग नंबर को आप पहले ट्राई करें, बिना ये सोचे कि वो आपका आंसर होगा या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला, 10 में से 8 बार वही आंसर निकलेगा, प्रूव कर लीजिए। नहीं भी निकलेगा तो आपको आइडिया दे देगा कि अच्छा, ये इससे ये आया, तो फिर मुझे किस तरफ जाना चाहिए, इसके पास होगा, इससे दूर होगा, कहाँ नहीं होगा। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को मुझसे कहेंगे, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स और वाई वेट लिफ्ट थे, वेट थे लिफ्ट के, एक्स और वाई पाउंड्स, जो कि मिला के 750 है। और फिर उन्होंने बोला ट्वाइस द वेट ऑफ हिज फर्स्ट लिफ्ट वाज 300 पाउंड्स मोर देन द सेकंड लिफ्ट। इस तरह से आपकी 2 इक्वेशंस बनी है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लो, आ गया 3x इक्वल टू 1050, हेंस x इक्वल टू 350। एक बार देख लीजिए, आपको x ही निकालना था ना, फर्स्ट लिफ्ट निकालना था, यस x निकालना था। 350 दिस वे बिकम्स द आंसर। और भी क्वेश्चंस हैं, देखिए मेरे पास एक हैंडआउट तैयार है, ये है, इसी में से मैं कॉपी कर करके आपको क्वेश्चंस दे रहा था। ये सारे क्वेश्चंस की खास बात है कि ये सारे क्वेश्चंस रियल एग्जाम क्वेश्चंस हैं, कैट या रिलेटेड किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए कितने सारे हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, और ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से हो सकते हैं। तो जैसे ही आप एनरोल करेंगे हमारे साथ,
आपको पोर्टल पे ये हैंडआउट मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए। इसके ऊपर फिर एक डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या फिर हुए लेकिन इस तरीके से नहीं हुए, या फिर इस तरीके से भी हुए लेकिन आप चाहते हैं कि और फास्ट चाहिए। अच्छा राज, देखो क्या है कि कंफर्म हो या ना हो, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मेरा आंसर पता नहीं सही है कि नहीं। सही आंसर के लिए तो कैट पड़ा है ना, उसमें करना। अभी पार्टिसिपेट करिए और साथ में ये भी बताइए कि कंफर्मेशन नहीं था तो क्यों नहीं था, ऐसा क्या हेजिटेशन था दिमाग में। चलिए आगे हम लोग इस सब का ध्यान रखेंगे। सो गाइज, दिस वाज एन स्मॉल अटेम्प्ट। इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज भी मैं इनको लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने एवरेज कर लिया चैप्टर, एवरेज कर लिया, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स टेक्निक सीख ली, शॉर्टकट सीख लिए, कैलकुलेशन टेक्निक सीख ली, हर तरह के लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। वो सारी चीजों के बाद मैं एक छोटा सा वर्कशॉप लेता हूँ कि अब एवरेज के वो क्वेश्चंस देखते हैं जो कैट में आए हुए हैं पिछले इतने सालों में, और हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, हम इंटेलेक्ट से, शॉर्टकट से और ऑप्शन से उन्हें सॉल्व करेंगे। वो बड़ा मजेदार होता है और वो चीजें आपको एज दिलाता है। बहुत ही रिसर्च के साथ इतने सारे सालों में सीखते सीखते, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कई चीजें एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई, ये चीजें बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम करते करते आई, उन सब का निचोड़ है ये। तो ये आपको एज देता है जो कि, और ये चीजें जो है ये हो गई, और जो बाकी भी चैप्टर्स की हम बात करते हैं उसमें भी कई सारे शॉर्टकट्स मेरे पास ऐसे हैं जो आपको वेबसाइट्स में, यूट्यूब वीडियोस में नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन हो तो क्या ही बात है ना। तो 2 3 4 नंबर 10 नंबर से अगर आपका परसेंटाइल 97 आ रहा था तो 99 आ जाएगा, तो काटेगा थोड़ी। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं अपना नंबर यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ आप सबको के लिए। वैसे आपके पास प्रांशु सर का नंबर है, उन्हीं से आपकी बातचीत हो रही है, तो आप उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, सो आई एम ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ऑल्सो बाय दिस नंबर ओनली। तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं और जब भी मैं देखूंगा, जब भी फ्री होऊंगा तो जवाब दे दूंगा। बाकी आप प्रांशुल सर से, क्योंकि बहुत सारी डायनेमिक्स अबाउट द वेबसाइट एंड ऑल टेक्निकल थिंग्स ही इज मच अवेयर ऑफ। चलो गाइज, दैट वुड बी ऑल। आई होप यू एंजॉयड एंड आई होप यू लर्न समथिंग। कुछ आपको एक एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा और एक इनकरेजमेंट मिला होगा कि यार किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओके, इसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग क्लासेस होती हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स जिसमें हम सीखते हैं। ओके, और बेसिक्स जो चैप्टर्स में काम आते हैं, जैसे फ्रैक्शन, डेसिमल हो गया, एलसीएम एचसीएफ तुरंत कैसे निकालें, ये सब चीजें किताब में नहीं दी होती। इन सब के ऊपर भी हम आपको पहले सपोर्ट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं, ताकि वहां पर जो बीच बीच में छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स आते हैं ना इन सब की फॉर्म में, कि यार हमसे तो जल्दी एलसीएम ही नहीं निकला, हमसे तो प्लस माइनस में गलती हो गई, हम तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, वहां पे बड़ा डिस्करेज करते हैं कि लो हम सीखते जा रहे हैं लेकिन फिर भी फायदा नहीं हो रहा। तो ये सपोर्ट सिस्टम पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर टॉपिक एकदम स्मूथली चलता है। ये हमारा प्लान है। तो that would be all guys. Thank you so very much for attending and being with me very patiently and participating also. फिर से मिलते हैं आपसे 1 2 दिन के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और सेक्शन की क्लास के साथ। Till then, take care, keep rocking, keep yourself safe and keep practicing. Good night, bye bye.